नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामलॉजी में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी संबंधित प्रथम टेस्ट सीरीज। ठीक है साथियों, ये एक भाग बाई भाग आएगी। ठीक है साथियों, तो आज शुरू करते हैं पहली सीरीज। इसमें बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि एक प्रकार का बेस है बायोलॉजी का, जो कि प्राथमिक टेस्ट है ये। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट, जो कि क्वेश्चन और आंसर इसमें बताए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने किया तथा कब किया। ठीक है, तो सबसे बात ध्यान रखना है, सबसे पहले बायोलॉजी। ठीक है, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब अध्ययन। बायोलॉजी का नामकरण किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया, जो कि कब किया था? 1801 में। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया। कब किया? 1801 में, जिसमें लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु तथा थियोफ्रेस्टस की पुस्तकों का नाम लिखो जो वनस्पति और जंतु शास्त्र से संबंधित हैं। ठीक है, शास्त्र लिखा हुआ है यहाँ पे, शास्त्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं, अरस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए हैं, जंतु शास्त्री हुए हैं। ठीक है, कई शास्त्रों के जनक भी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अरस्तु की पुस्तक का नाम जानेंगे। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिका एनिमेलिया। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस जो क्या कौन से रहे हैं? जी रहे हैं वनस्पति शास्त्री। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेनम, यानी प्लांट से संबंधित, इसलिए हिस्टोरिका प्लांटेनम। किसकी पुस्तक है? थियोफ्रेस्टस, जो कि वनस्पति शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु शास्त्र का जनक और बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में है शब्दावली, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है जी, अगर बायो पढ़ते हैं हम तो ये एक प्रकार से आधार हैं, क्योंकि ये बार बार मिलेंगे और इनके बिना बायोलॉजी पूरी नहीं हो सकती है। यानी साइंस में ये पूर्ण रूप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं आकारकी को। ठीक है, किसी भी जीव या वनस्पति के बाह्य आकार की होती है, उसे आकार की को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी किसे बोलते हैं? एनाटॉमी उसे बोलते हैं जो किसी चीज़, कोई जीव उसको काट को बोलते हैं, जो अनुप्रस्थ काट होती है, इसके अंदर जानकारियों को देखते हैं तो उसे एनाटॉमी बोलते हैं, यानी अनुप्रस्थ काट। ठीक है, मतलब आंतरिक संरचना को, आंतरिक संरचना का अध्ययन के अंतर किया जाता है एनाटॉमी के अंतर्गत। इसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है कार्य की, यानी जो किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो कार्य की का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में, और आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में, और मॉर्फोलॉजी में किया जाता है कार्य की का अध्ययन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुपोषी और या स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक। ठीक है, इंग्लिश में ऑटोट्रोफिक और हिंदी में स्वपोषी जीवों के नाम लिखो कोई दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे स्वपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी होते हैं जो स्वयं अपना पोषण कर लेते हैं, यानी स्वयं भोजन बनाते हैं। यानी उनमें कैसा गुण होना चाहिए? प्रकाशेषण का गुण होना चाहिए। ठीक है, तो वह जीव हैं, एक तो यूग्लिना है, आपने सुना होगा। ठीक है, और पैरामीशियम में भी एक गुण पाया जाता है जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, बाकी तरीके से भी पैरामीशियम कर सकता है, लेकिन इस तरीके से भी कर लेता है, यूग्लिना भी कर लेता है, क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया? स्वपोषी के दोनों उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? ठीक है, आपने सुना होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का हिंदी है वर्ग की। ठीक है, टैक्सोनॉमी यानी वर्ग की को टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन, दुई नाम पद्धति बाकी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो क्या है? टैक्सोनॉमी में वर्ग की का अध्ययन करते हैं, और इसके जन्मदाता कौन है? कार्ल लीनियस इसके जन्मदाता हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास यह सीरीज सबसे पहले आ सके। ठीक है, टेस्ट सीरीज यह इसका प्रथम भाग है, इसके अगले भाग आएंगे, बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इन सीरीजों के माध्यम से। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आया हुआ। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ठीक है, तो उनका नाम लिखो तथा वर्गों का नाम लिखो। ठीक है, तो किसने दिया था? 3 जगत वर्गीकरण दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल जो कि पारिस्थितिकी जनक के पिता भी हैं, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था।
ठीक है। तथा उनके वर्ग कौन कौन से थे? वर्ग थे जंतु जगत, पादप जगत और प्रोस्टेटा थी। जंतु जगत, पादप जगत और प्रोस्टेटा वर्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था? दो जगत वर्गीकरण वेरी फेमस है, यह दिया था कार्ल लिनियस ने। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, यानी जंतु जगत और पादप जगत दो दिए थे, और उन जगत के नाम क्या हैं? पादप जगत और जंतु जगत, जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कार्ल लिनियस की उस पुस्तक का नाम लिखो जो वर्ग के संबंध में पहली पुस्तक थी, ठीक है। तो वह पुस्तक कौन सी थी? उस पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जो कि अभी पहले ही बताया, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। तथा वह कहाँ के निवासी थे? तथा वह लिखना था यहाँ पे, वह कहाँ के निवासी थे? तो वह ग्रीक निवासी थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया और कब दिया, और जगतों के नाम लिखो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी में बेस क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। एक प्रकार का परिचय क्वेश्चन में आता है। इसको 1969 में आर.एच. भिटकर नाम के वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, ठीक है। वर्गीकरणों के नाम है मोनेरा जगत, प्रोस्टेटा जगत, ठीक है, और अपना फंगस यानी फंजाई यानी कवक जगत, और इसके अलावा पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत 5 जगत कौन से हो गए? मोनेरा, प्रोस्टेटा, कवक, पादप और जंतु, 5 जगत बताए थे किसने? आर.एच. भिटकर ने, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लेना। इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट्स कर लेना। मोनेरा जगत के गुण और उदाहरण सहित बताओ। अगला क्वेश्चन है मोनेरा जगत के गुण और उदाहरण सहित बताओ। तो मोनेरा जगत का गुण होता है कि मोनेरा जगत में एक कोश के जीव पाए जाते हैं जो कि जलीय होते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक मोनेरा में, ठीक है। उनके उदाहरण हैं नील हरस शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और दूसरा उदाहरण है आर्की बैक्टीरिया, जो कि तंतुमय होते हैं ये जीव, ठीक है। एक कोश की होती है, प्रोकैरियोटिक को ध्यान देना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टा जगत गुण उदाहरण सहित बताओ। प्रोटेस्टा जगत गुण उदाहरण सहित बताओ, ठीक है। तो इसमें भी यही बात है, बस केवल अंतर इतना आ जाता है कि इसमें कोशिका होती है जो यूकैरियोटिक टाइप की होती है, यूकैरियोटिक टाइप की होती है इसकी कोशिका, और जलीय भी होते हैं, एक कोशीय भी होते हैं, ठीक है। उनके उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अमीबा का नाम सुना है, पैरामीशियम का नाम सुना है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, युगलिना आदि, ठीक है, इसी के उदाहरण हैं सारे, ठीक है। तो जो इसमें मुख्यतः कौन से होते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी क्या है? प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ प्रोस्टेटा में रखे गए हैं, एक कोश की है, बस इसकी अंतर मोनेरा से यह है इसमें कि यह यूकैरियोटिक सेलों वाले होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कवक को उदाहरण सहित बताओ, किस प्रकार का इसमें पोषण पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या है? फंगस यानी फंजाई वर्ग में रखा गया है, ठीक है, और कवक यानी कवक वर्ग में रखा गया है। और इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण जैसे अपने कई प्रकार का जैसे म्यूकस वगैरह होता है, जैसे ईस्ट, कोई उदाहरण मान लेते ईस्ट, ठीक है, इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण इसका, और इसमें पोषण पाया जाता है कैसा? परपोषण, यानी परपोषण में मृतोपजीवी पाए जाते हैं। कौन से? मृतोपजीवी, यानी मृत जीवों का पोषण करता है कवक, इस बात का ध्यान रखना है। मृतोपजीवी इसका पोषण प्रकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु और कवक के बीच की कड़ी किस जीवाणु को कहा जाता है? जीवाणु और कवक के बीच की कड़ी किस जीवाणु को कहते हैं, ठीक है। तो वह जीवाणु बीच में कौन सा है? नील हरस शैवाल। कौन सा आएगा? नील हरस शैवाल को क्या कहते हैं? जीवाणु और कवक के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार के लगभग बीच के गुण पाए जाते हैं, तो वह है युगलीना। कौन सा? युगलीना, युगलीना पाया जाता है, ठीक है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? युगलीना को। आगे बढ़ते हैं। कवक में किस प्रकार का पाचन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है साथियों। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास साइंस संबंधी क्वेश्चन, इस प्रकार की सीरीज और करंट और इससे संबंधित परीक्षा संबंधी जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवक में किस प्रकार का पाचन होता है। तो कवक में पाचन होता है बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी ये जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो होता क्या है इसमें कि जैसे कि सड़े गले मांस का ये क्या करते हैं, भोजन करता है। तो क्या है, बाहरी जो सड़ा गला है नहीं, पाचक पहले ही से पचा हुआ है, उसका भोजन करते हैं। तो मतलब क्या है, इसकी जो सेल है, सेल से बाहर से जो भोजन आ रहा है तो वो क्या है, पहले इसी प्रकार का पचा हुआ है। तो इसे क्या बोल देंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन प्रकार होता है किसमें, कवक में। इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना क्योंकि मृतोपजीवी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी से मतलब है मृत्युपजीवी प्रकार का जो पोषण होता है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप जगत के 5 उदाहरण बताओ श्रेणियों के आधार पर। ठीक है, पादप जगत की। ठीक है, तो पादप जगत को मुख्यतः 5 वर्गों में ही बांटा गया है, जो जैसे कि हम जानते हैं। पहला है क्या, शैवाल यानी एल्गी। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तीसरा है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। अगला है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 5 वर्गों में इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, क्या को, पादप को, जो कि पादप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु कवक और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ मात्रा में लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो इसे हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, जैसे पेप्टिडोन ग्लाइकॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टिडोन ग्लाइको भी बोलते हैं, ग्लाइकन भी बोलते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकन भी बोलते हैं। दूसरी है कवक की। कवक की काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, राइट, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जीवाणु, कवक और पादप की काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये कोशिका के 3 प्रकार होते हैं, जीवाणु की, कवक की और पादप की। तो जीवाणु की होती है पेप्टिडोग्लाइकन और कवक की काइटिन और पादप की होती है सेलुलोज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि उभयचर जानते हैं, उभयचर उन्हें बोलते हैं जो जल और थल में दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो कि जंतु वर्ग में उभयचर होते हैं, उसी समान इसमें पादप में कौन होता है, तो पादप में होता है ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ठीक है, अगला है इसमें पादप जगत का सरीसृप किसे कहते हैं। तो पादप जगत का सरीसृप किसे कहते हैं, पादप जगत का सरीसृप कहते हैं टेरिडोफाइटा को। किसको बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म उनको बोलते हैं, उन पेड़ पौधों को बोलते हैं जिनमें, ठीक है, फूल नहीं लगते हैं और बीज बिना कवर के होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइकस, ठीक है, और चीड़, पाइनस आदि। ठीक है, और इसमें एंजियोस्पर्म में तो आप जानते हैं इसके जो कि हमें सामने अधिकांशतः दिखते हैं पेड़ पौधे, जैसे कि नीम, आम आदि वगैरह, जितने भी फूल बीज वाले पौधे हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, जंतु जगत में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जंतु जगत में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है तथा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो जंतु जगत में यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है तथा तो जंतु जगत में अर्धपारगम कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और यह किसकी बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसमें मानव की कोशिका में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, लगभग 52%। ठीक है, मानव के, बाकियों में अलग सिस्टम होता है। ठीक है, तो किसकी बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया है। जंतु जगत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी। जैसे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में 2 भागों में बांटा गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कशेरुकी प्राणी को जीवों के विकास के आधार पर क्रम लिखो। ठीक है, तो इसमें जो क्रम आपने पहले ही सुना होगा। ठीक है, तो इसमें कशेरुकी का जो वर्ग है मुख्यतः 5 क्रमों में बांटा गया है। ठीक है, जिसको माना जाता है। पहला है मत्स्य, ठीक है, दूसरा है उभयचर जिसे एम्फीबिया बोलते हैं, तीसरा है रेप्टाइल यानी उभयचर, ठीक है, और चौथा है एप्स यानी पक्षी, और 5वां है स्तनपाई। ठीक है, यानी स्तनी। कशेरुकी को 5 ऐसे वर्गों में एक विकास में बांट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन एक मुख्यतः 5 में बांटा गया है। ठीक है, जो कि विकास क्रम को दर्शाता है, उनको सही से समझ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी वर्ग में कितने हृदय
कक्ष होते हैं तथा सांस किस अंग से लेता है, मतलब पक्षी वर्ग का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो पक्षी वर्ग का हृदय होता है 4 कक्षीय। कितना होता है, 4 कक्षीय होता है, ठीक है। और इनको बांटा गया है, और सांस लेते हैं कहाँ से, फेफड़ों से सांस लेते हैं ये, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे। उभयचर यानी एम्फीबियंस के सांस लेने के अंग कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित बताओ, ठीक है। तो उभयचर सांस लेने के सबसे मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। गिल्स को गलफड़े भी बोलते हैं या क्लोम वगैरह, गिल्स होते हैं। और होता है फेफड़ा और स्किन, 3 चीज़ों से, ये 3 अंगों से क्या करता है, सांस ले सकता है। कौन कौन से, गिल्स, फेफड़े और स्किन यानी त्वचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य वर्ग के जीव सांस किस अंग से लेते हैं, तथा हृदय कितना कक्षीय होता है, कक्ष में लिखना था, ठीक है। मत्स्य वर्ग जीव काहे से सांस लेता है, मत्स्य वर्ग के जीव लेते हैं काहे से सांस लेते हैं, केवल गलफड़ों से सांस लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, कई बार ये प्रश्न आया है। तथा इनका हृदय होता है मात्र 2 कक्षीय, 2 कक्ष होते हैं इनके हृदय में, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं। सरीसृप यानी रेप्टाइल में हृदय कितने कक्षीय होता है, इनमें से एक परिवार अपवाद है, वह कौन है, ठीक है। तो इसमें सरीसृप यानी, सरीसृप कौन से होते हैं, सरीसृप होते हैं रेप्टाइल, ठीक है। सरीसृप होते हैं रेप्टाइल, ठीक है साथियों। तो इसमें हृदय कितने कक्षीय होते हैं, इनके हृदय होते हैं 3 कक्षीय, कितने होते हैं, 3 कक्षीय होते हैं। और इसमें एक परिवार अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, वह होता है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ और घड़ियाल के जो हृदय कक्ष होते हैं वह होते हैं कितने, 4 कक्षीय, बाकी सबके 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं, ठीक है, मगरमच्छ परिवार के, इस वजह से ये अपवाद भी है इसमें। शार्क यानी, ठीक है, एनी मतलब या है, इसका मतलब या। शार्क या डॉग फिश किस वर्ग में आता है, शार्क कोई डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये मत्स्य वर्ग में ही आता है, ठीक है। रोहू कतला वगैरह भी इसी वर्ग में आती है, क्योंकि ये मछली है, ठीक है। अगला प्रश्न है भील यानी भेल, भील नहीं है, भेल है, ठीक है। भेल और डॉल्फिन किस वर्ग में आती है, ठीक है। जैसे भेल मछली या डॉल्फिन मछली जो होती है, ठीक है, नाम की मछली है, लेकिन ये काय में आती है, स्तनपायी वर्ग में आती है, इनमें स्तनी है ये, ठीक है, स्तनी वर्ग में आते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी मैमल्स होते हैं, यानी मैमलिया वर्ग में आते हैं। प्रश्न है साथियों, समतापी विषमतापी के 2 उदाहरण लिखो, यानी कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, ठीक है। तो समतापी वो होते हैं जो अपने परिवेश के अनुसार अपना ताप नहीं बदल सकते, ठीक है। वह होते हैं जैसे कि इसमें मानव भी आते हैं और पक्षी भी आते हैं, यानी मैमल्स वाले भी आते हैं और पक्षी वर्ग भी आता है इसके उदाहरण में। और बाकी इसमें आगे जैसे मत्स्य हो गया, सरीसृप हो गया और उभयचर हो गया, वे इसके अंतर्गत आ जाएंगे सीधे, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। स्तनपायी वर्ग की 3 उपवर्ग कौन से हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखो, ठीक है। स्तनपायी यानी मैमलिया, इसका पहला वर्ग है अपना प्रोटोथेरिया में कौन आते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है, जो अंडे देते हैं, ठीक है। दूसरा है मेटाथेरिया, जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू, ठीक है। प्रोटोथेरिया का उदाहरण था एकिडना और प्लेटिपस। और तीसरा है अपना यूथेरिया, जिसमें मानव आता है, ठीक है। 3 प्रकार हो गए। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया तथा इसके जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया, जैसा कि हम जानते हैं कार्ल लिनियस ने इसको प्रतिपादित किया, इसी वजह से इनको जनक भी कहा जाता है इस चीज़ का, ठीक है। तो कार्ल लिनियस उनका नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति में किस बात को आधार मानकर लिखा जाता है, किस फॉन्ट में लिखा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ठीक है। इसमें वंश और जाति के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले जैसा नाम होता है, जैसे होमो सेपियंस है, तो होमो में क्या होगा, होमो उसका वंश हो गया और सेपियंस क्या हो गई, जाति। तो इसके वंश और जाति के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। और तथा इसको किस फॉन्ट में लिखा जाता है, तो जब भी हम देखते हैं तो इटालिक यानी तिरछे शब्दों में लिखा जाता है, इटालिक फॉन्ट में लिखा जाता है। कैसे, इटालिक फॉन्ट में इसको हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। और अपन वैसे भी नॉर्मल लिखते हैं, अगर वैसे भी इसमें नॉर्मल अगर हैंड राइटिंग से लिखते हैं तो फिर उसे अंडरलाइन करके लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जंतु तथा वनस्पति के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जंतु या वनस्पति के वैज्ञानिक नाम होते हैं वो हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है, ठीक है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सा, बायोलॉजी। लेकिन जो लिखने वाले इनके नाम होते हैं वो लैटिन भाषा के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के 2 उदाहरण लिखो,
ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था मोनेरा जगत में क्या होता है, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जैसे कि इसमें आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके उदाहरण हो जाएंगे। यूकैरियोटिक की तो पता ही है, प्लांट्स जितने ही प्लांट्स हैं सारे उदाहरण इसमें हो जाएंगे, प्लांट वाले, ठीक है। जंतु वाले भी इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो जंतु जैसे मानव, जानवर आदि सारों के नाम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किण्डमन करवाने में कौन सा जीव मददगार है? किण्डमन करवाने में, ठीक है, किण्डमन है ये, किण्डमन कराने में कौन सा जीव मददगार है, किस वर्ग में आता है भट्टकर के अनुसार? जैसा कि हम जानते हैं किण्डमन कराने में कवक काम में आता है। कवक, कवक कौन सा कवक? ईस्ट आता है। कौन सा? ईस्ट आता है। और भट्टकर ने उसे कवक जगत में यानी फंजाई में रखा हुआ है, ठीक है। साथियों लास्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर के कोई 2 उदाहरण बताओ, ठीक है। एक कोशिकीय जीव के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, प्रोटोजोआ वर्ग के हैं जैसे कि, ठीक है, अमीबा है भी है, ठीक है, यूगिलिना भी है और नीलहर शैवाल भी है। तो मतलब एक कोशिकीय मतलब एक ही सेल पाई जाती है जिसमें वो वाले उदाहरण हैं, ठीक है। तो साथियों एक प्रथम सीरीज थी टेस्ट सीरीज के बाद अगली सीरीज भी आएगी। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें ताकि आपको बहुत अधिक मदद मिल सके। ये सारे क्वेश्चन अपने एनटीपीसी, रेलवे और अन्य सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों, इसलिए उनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।